नमस्कार। चलिए आज भारत में बैंकिंग के पूरे सफर को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधे उस इंस्टीट्यूशन तक ले जाएगी जो हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाती है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। तो जानते हैं कि ये बना कैसे और असल में इसके काम क्या-क्या हैं। इस सफर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक बैंक आखिर होता क्या है। फिर हम बैंकिंग के इतिहास, आरबीआई की स्थापना और उसकी पूरी बनावट को जानेंगे और आखिर में इसके सबसे जरूरी कामों पर एक नजर डालेंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये बैंक है क्या? देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से एक बैंक के असल में दो सबसे जरूरी काम होते हैं। पहला, लोगों से पैसा जमा के तौर पर लेना, और दूसरा, जिन्हें जरूरत है उन्हें कर्ज देना। बस यही दो काम हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे के फ्लो को बनाए रखते हैं। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन ये वाकई में बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। ये जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम इन्हीं आसान से सिद्धांतों पर शुरू हुआ था। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि बैंक क्या होता है, तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बैंकिंग का इतिहास कैसा रहा है, जिसकी शुरुआत यूरोप से हुई और फिर ये भारत तक कैसे पहुंचा। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि मॉडर्न बैंकिंग को डेवलप होने में सदियां लग गईं। इसकी शुरुआत हुई 12वीं सदी में इटली के बैंक ऑफ वेनिस से, फिर 15वीं सदी में बैंक ऑफ जेनेवा बना और 17वीं सदी में बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस बने। और आखिरकार 1770 में मॉडर्न बैंकिंग ने कलकत्ता में भारत में अपना पहला कदम रखा। भारत में मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत का क्रेडिट जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अपने ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए उन्होंने 3 बड़े बैंक बनाए, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स के नाम से जाना गया। ये 3 बैंक थे। सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और उसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये बैंक अपने अपने इलाकों में फाइनेंशियल एक्टिविटीज के, आप कह सकते हैं, हब बन गए और इन्होंने ही कॉलोनियल इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को एक शक्ल दी। फिर आया साल 1921 और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया गया और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये उस वक्त भारत का सबसे बड़ा और सबसे इन्फ्लुएंशियल बैंक बन गया था। तो इंपीरियल बैंक तो बन गया, लेकिन अब एक ऐसे सेंट्रल बैंक की जरूरत महसूस होने लगी जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर सके। और यहीं से शुरू होती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की कहानी। आरबीआई की स्थापना का सफर असल में 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की एक बहुत जरूरी सिफारिश से शुरू हुआ। इस कमीशन को भारत की करेंसी और फाइनेंस सिस्टम की जांच करने का काम मिला था और उन्होंने ही ये सुझाव दिया कि भारत का अपना एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इस सिफारिश को हकीकत बनाने के लिए 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया गया, जिसने बैंक के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया और इसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मतलब अब ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया। और ये देखिए, इन स्टडी नोट्स में ये सारी बातें कितने अच्छे से लिखी हुई हैं। आरबीआई की स्थापना की तारीख, उसकी शुरुआती कैपिटल कितनी थी और नेशनलाइजेशन की तारीख, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम सीधे इन हाथ से लिखे नोट्स में देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और ज़रूरी इंस्टीट्यूशन को आखिर चलाता कौन है? चलिए आरबीआई के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालते हैं। आरबीआई के जितने भी बड़े फैसले होते हैं, वो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है और इस बोर्ड में कुल 21 सदस्य होते हैं जो मिलकर बैंक की डायरेक्शन तय करते हैं। इस बोर्ड का स्ट्रक्चर बहुत वेल प्लान्ड है। इसमें सबसे ऊपर एक गवर्नर होते हैं और उनकी मदद के लिए 4 डिप्टी गवर्नर। इनके साथ साथ सरकार की तरफ से भेजे गए डायरेक्टर्स, देश के अलग अलग हिस्सों से आए डायरेक्टर्स और सरकारी अधिकारी भी होते हैं, ताकि हर तरह के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जा सके। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है। आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे वो एक अंग्रेज थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन आज़ादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर बनने का सम्मान मिला सीडी देशमुख को, और ये भारत की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, भारतीय रिजर्व बैंक आखिर करता क्या है।
आरबीआई की जिम्मेदारियों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है मौद्रिक कार्य, मतलब पैसे और इकोनॉमी को स्टेबल रखने वाले काम, और दूसरा है विकासात्मक कार्य, मतलब देश के फाइनेंशियल सिस्टम को आगे बढ़ाने और मजबूत करने वाले काम। मौद्रिक कामों में कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, जैसे कि करेंसी नोट छापना, सरकार के बैंकर की तरह काम करना और बाकी सभी बैंकों के लिए भी एक बैंक की तरह काम करना। इसके अलावा देश में लोन की सप्लाई को कंट्रोल करना, जिसे क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करना भी इसी का काम है। अच्छा, यहाँ नोट्स में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि आरबीआई सारे करेंसी नोट तो जारी करता है, लेकिन ₹1 का नोट एक एक्सेप्शन है। उसे सीधे वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है। मौद्रिक कामों के अलावा आरबीआई की डेवलपमेंटल भूमिका भी बहुत जरूरी है। इसका काम है कि आम लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचें, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। साथ ही ये फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देता है, ताकि लोग पैसे के बारे में सही फैसले ले सकें, और बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन को भी एनकरेज करता है। तो हमने देखा कि आरबीआई सिर्फ एक रेगुलेटर ही नहीं, बल्कि देश के फाइनेंशियल डेवलपमेंट का एक प्रमोटर भी है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अब सोचिए, जिस तेजी से डिजिटल करेंसी और नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ऐसे में आरबीआई को अपनी इन दोनों भूमिकाओं को, एक रेगुलेटर और एक डेवलपर के तौर पर, भविष्य के लिए कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा।